नमस्कार, बहुत स्वागत आपका टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं हमारे इस बुलेटिन की पहली खबर के साथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो है 3 शहरों के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसमें हाथरस, आगरा और बरेली जो है वो शामिल है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो हैं वो हाथरस में वो करीब 486 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, जबकि आगरा में विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। यहां के बाद आपको बता दें वो बरेली में भी जो है कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर विकास योजनाओं का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तीनों जिलों में प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को हाथरस पहुंचेंगे, जहां वो करीब 486 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उनका कार्यक्रम लगभग 1 घंटे का रहने वाला है, जिसमें जनसभा को संबोधित करने के साथ ही कई योजनाओं का जो है वो शुभारंभ करते हुए, शुरुआत करते हुए जो है वो नजर आएंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हैं। जिलाधिकारी अतुल वत्स और पुलिस अधीक्षक चितरंजन नाथ सिन्हा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि सलेमपुर औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए 3 बड़े पंडाल जो है वो बनाए गए हैं और आपको बता दें आने वाले लोगों के लिए भी जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। पिछले कई दिनों से आपको बता दें कार्यक्रम की तैयारियां जो हैं वो लगातार चल रही थी और स्थानीय लोगों में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साह जो है वो नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने भी जो है सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री यहाँ पे क्योंकि तकरीबन 496 करोड़ के आसपास का उद्घाटन जो है वो करने वाले हैं, इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब हाई अलर्ट पर ये तीनों शहर नज़र आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन जो है बहुत ज़्यादा सतर्क नजर आ रहा है और आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से क्योंकि तैयारियां लगातार चल रही थी, ऐसे में स्थानीय लोगों में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम स्थल पर अगर बात की जाए तो वहां पर मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जो है 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, ट्रैफिक प्रबंधन और वीआईपी सुरक्षा के लिए भी जो है अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। गर्मी को देखते हुए लोगों के लिए जो है मीठे पानी का और अन्य सुविधाओं का भी जो है विशेष प्रबंधन किया गया है। हाथरस के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचेंगे। यहां मंडलायुक्त सभागार में वो लोक निर्माण विभाग की पुरानी परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे और नई विकास योजनाओं पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद जिला के विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की जाएगी। बैठक में जनप्रतिनिधियों और सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे। आगरा के बाद मुख्यमंत्री का फोकस बरेली मंडल रहेगा। 29 और 30 जून के प्रस्तावित दौरे में वो बरेली, पीलीभीत और मुरादाबाद के कार्यक्रमों में जो है वो शामिल होंगे। बरेली में मुख्यमंत्री प्रसिद्ध कथावाचक पंडित राधे श्याम की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसके साथ ही बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही रामायण वाटिका पार्क परियोजना की प्रगति का भी जो है वो निरीक्षण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मंडल के 4 जिले जिसमें बरेली, पीलीभीत, रामपुर और बदायूं हैं, इनकी विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा, यातायात और कार्यक्रम स्थल की सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप जो है वो दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री के दौरे को विकास परियोजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा और प्रशासनिक कार्यों की गति बढ़ाने के लिए लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी और लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाओं का लाभ जो है वो मिल सकता है। आगे बढ़े अगली खबर की ओर। आपको बता दें किस तरीके से यूपी के अंदर फिर से जो है राम मंदिर का जो विवाद है, उसके चंदे से जुड़ा हुआ जो पूरा मामला है, फिर से तूल पकड़ता हुआ सियासत लेता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अब मामला जो है वो ये है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर सरस्वती ने जो है अपना बयान उस विषय में दे दिया है। आपको बता दें कि राम मंदिर चंदा और निर्माण विवाद को लेकर एक बार फिर से सियासत काफी ज्यादा गर्मा गई है। बदायूं पहुंचने पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती ने राम मंदिर निर्माण, जमीन खरीद और चंदे में कथित गड़बड़ी को लेकर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, जबकि छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। बदायूं पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर ने राम मंदिर निर्माण, चंदा संग्रह से जुड़े मामले को लेकर कई सारे गंभीर आरोप जो हैं वो लगा दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि राम मंदिर निर्माण में 3 स्तरों पर जो है कथित गड़बड़ियां हुई हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई जा रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि चंदा चोरी के मामले में केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई, जबकि बड़े जिम्मेदार लोगों को बचाया गया है। उन्होंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी होने के बजाय बड़े लोगों की जो है यहाँ पर बचाया जा रहा है और छोटे कर्मचारियों को जेल भेज दिया जा रहा है। उन्होंने निर्माण मंदिर
समिति के जुड़े लोगों से भी जो है सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने मंदिर निर्माण से जुड़े खर्च पर भी जो है सवाल उठा दिए हैं। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य में भारी राशि खर्च हुई है, लेकिन कथित कमीशन की जांच नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि निर्माण समिति में एक सदस्य ने पहले ही 40% कमीशन की बात उठाई थी, लेकिन उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसे ही समिति से हटा दिया गया। शंकराचार्य ने जमीन खरीद को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस जमीन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए थी, उसे कथित तौर पर 22 करोड़ रुपए में खरीदा गया। उन्होंने पूछा कि ट्रस्ट में इतनी महंगी जमीन क्यों खरीदी गई और इस पूरे मामले की जांच जो है अब क्या कहती है। उन्होंने दावा किया है कि चंदा चोरी के मामले जो हैं वो फर्जी, या यूं कहे कि देखिए वो जो है फर्जी ट्रस्टों के जरिए जो है वो अनियमितताओं से हुई है। उनका कहना है कि उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज के कई बार चोरी की घटनाएं जो हैं वो सामने निकल के आई हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरे मामले की व्यापक जांच जो है वो नहीं की गई है। इस दौरान स्वामी अविवेक्तेश्वरानंद ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर अलग अलग सोच काम कर रही है। उन्होंने गौ संरक्षण और गौ हत्या के मुद्दे पर भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा दिए और कहा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ आपको बता दें उनका नाम लेते हुए कहा है कि सरकार कार्रवाई की बात तो करती है, लेकिन ऐसे मामलों में सख्त कदम नहीं उठा पाती है। तो सीधे तौर पर प्रहार करते हुए यहाँ पे जो है वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी जो है वो नजर आ रहा है। बहरहाल उनका कहना था कि वो देश भर में लोगों को जागरूक करने के लिए यात्रा कर रहे हैं ताकि लोग सही निर्णय लेकर मतदान करें। मीडिया पर भी टिप्पणी करते हुए शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता के सामने पूरी तरीके से तथ्य जो है वो नहीं रखा जाता है। उन्होंने कहा कि धर्माचार्य ने शुरू से ही अपने आपत्तियां जो हैं वो दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक जो है बातों को पर्याप्त महत्व नहीं मिला है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित ट्रस्ट या सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे जो है खबर के प्रतिशत होने की कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने निकल के आई है। ऐसे में इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जो है वो नहीं की जा सकती है। तो किस तरीके से आपको बता दें कि यहाँ जो है अब राम मंदिर पर शंकराचार्य ने कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं, सरकार को भी घेरा है, बीजेपी के ऊपर भी तंज कसा है और इसी के साथ आपको बता दें कि जमीन खरीद के मुद्दे पर जो है सरकार के ऊपर यहाँ पर कई सारे आरोप लगाए हैं, ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगाए और कहा कि देखिए दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अगर आप भी जो है सफर करते हैं तो एक खबर जानना आपके लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे जिसका हाल ही में निर्माण जो है यहाँ किया गया था, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, उसमें वाहनों की संख्या में जो है एकदम से गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। दरअसल मामला ये है कि जब से टोल प्लाजा या यूं कहें कि टोल की सुविधा वहां शुरू हुई है, उसके बाद से जो है भारी संख्या की गिरावट जो है वो देखने को मिली है। यानी कि अगर मान लीजिए पहले 18,000 वाहन जो है वो चलते थे, तो वो घट के जो है 12,000 के आसपास जो है रह गए हैं। असल में मामला यह है कि देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में शामिल गंगा एक्सप्रेसवे का सफर तो आसान हो गया है, लेकिन टोल टैक्स शुरू होने के बाद यहाँ वाहनों की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मेरठ से प्रयागराज तक बने इस एक्सप्रेसवे पर पहले जहाँ रोज करीब 18,000 वाहन दौड़ रहे थे, वहीं अब यह संख्या घटकर करीब 12,000 हो गई है। हालांकि वीकेंड पर ट्रैफिक में फिर से जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मेरठ से प्रयागराज तक करीब 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच सफर को जो है तेज और आसान बना दिया है, लेकिन टोल टैक्स लागू होने के बाद इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को हरदोई से गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के बाद शुरुआती 15 दिन तक एक्सप्रेसवे तक जो है सफर पूरी तरीके से इसका आसान हुआ था। तो आपको बता दें किस तरीके से टोल जो है यहाँ पर जब घटा है, अब इसका उद्घाटन हाल फिलहाल में जो है यहाँ पर किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और एक सौगात के रूप में इसको जो है देखा जा रहा था, क्योंकि देखिए दोनों ही तरफ जो है इनको जोड़ने का काम किया जा रहा था। यानी कि पूर्वांचल से लेके पश्चिम जो उत्तर प्रदेश है उन दोनों को जोड़ने का काम यहाँ किया गया था, लेकिन एक उल्लेखनीय गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। दरअसल उद्घाटन के शुरुआती 15 दिनों तक एक्सप्रेसवे पर सफर पूरी तरीके से निःशुल्क रहा था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग नए एक्सप्रेसवे का अनुभव लेने पहुंचे और रोजाना करीब 18,000 वाहन इस मार्ग से गुजरते थे। हालांकि 16 मई से टोल वसूली शुरू होते ही तस्वीर बदल गई। अब प्रतिदिन गुजरने वाले वाहनों की संख्या घटकर करीब 12,000 रह गई। यानी टोल लागू होने के बाद लगभग 6,000 वाहन प्रतिदिन जो है वो कम हो गए हैं। संचालन एजेंसी का कहना है कि इन सब चीज़ों से जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता है और सबसे ज़रूरी ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरीके से जो है वाहनों की कमी आने वाले समय में जो है और असर डाल सकती है।
यानी टोल लागू होने के बाद लगभग 6000 वाहन प्रतिदिन जो है वो कम हो गए हैं। संचालन एजेंसी शुरू से कह रही है कि टोल शुरू होने के बाद कई वाहन चालकों ने जो है वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, यानी कि अल्टरनेटिव रूट्स की ओर जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि शनिवार और रविवार यानी कि सप्ताहांत के दौरान ट्रैफिक में फिर से बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलती है। वीकेंड के दौरान रोजाना करीब 13 से 14 हज़ार वाहन एक्सप्रेसवे का उपयोग करते हैं, यानी सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 10% अधिक ट्रैफिक जो है वो वीकेंड्स पर दर्ज किया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि छुट्टी के दिनों में परिवारों और पर्यावरणों या यूं कहें कि पर्यटकों की आवाजाही जो है वो बढ़ने से वाहनों की संख्या में इजाफा जो है वो देखने को मिलता है और इसका असर कहीं ना कहीं पर्यावरण पर भी जरूर पड़ते हुए नजर आता है। गंगा एक्सप्रेसवे के मेरठ से बदायूं खंड का संचालन कर रही एजेंसी के अधिकारियों के मुताबिक शुरुआत में लोगों ने नए एक्सप्रेसवे को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला था, लेकिन टोल लागू होने के बाद एक्सप्रेसवे या यूं कहें कि ट्रैफिक का दबाव जो है वो कम हो गया। इसके बावजूद धीरे धीरे लोग इस हाई स्पीड कॉरिडोर की सुविधाओं को अपनाने लगे और भविष्य में यातायात बढ़ने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही थी। इसी बीच उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने भी जो है इस एक्सप्रेसवे पर बस सेवा शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। मेरठ के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक चौधरी के अनुसार मेरठ से प्रयागराज तक रोडवेज बसें संचालन के प्रस्ताव पर मुख्यालय की ओर से जो है चर्चा जारी है। योजना का उद्देश्य यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सफर उपलब्ध करवाना है, साथ ही परिवहन निगम के राजस्व को बढ़ाना भी है। स्थानीय लोगों का मानना है कि गंगा एक्सप्रेसवे केवल 2 शहरों को नहीं बल्कि पूरे पूर्व और उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग जो है वो बनेगा। उनका कहना है कि यदि मार्ग पर नियमित रोडवेज बस शुरू होती है तो यात्रियों का भरोसा और बढ़ेगा और एक्सप्रेसवे पर वाहनों की संख्या में भी जो है तेजी से इजाफा होगा। फिलहाल टोल टैक्स लागू होने से ट्रैफिक में कमी जरूर आई है और वीकेंड पर जो है बढ़ती आवाजाही ये संकेत दे रही है कि आने वाले समय में गंगा एक्सप्रेसवे जो है प्रमुख एक परिवहन लाइफलाइन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, लखनऊ में पिछले दिनों जिस तरीके से अग्निकांड जो है अलीगंज में देखने को मिला, कोचिंग सेंटर में जिस तरीके से अग्निकांड की खबरें सामने निकल के आई हैं, अब उसमें कार्रवाई होते हुए यहाँ पे जो है अब कई सारे खुलासे जो हैं वो हो गए हैं। आपको बता दें कि लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में बड़ा प्रशासनिक कार्रवाई जो है वो हुई है। 15 बच्चों की जान लेने वाली इस दर्दनाक घटना के बाद जांच में सामने आई लापरवाही पर बड़े जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिरनी जो है वो शुरू हो गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि LDA के 5 और अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि हादसे वाली इमारत को गिराने की तैयारी भी जो है वो भी शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल 22 जून को लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। इस दर्दनाक हादसे में 15 मासूमों की मौत हो गई थी। अब इस मामले में प्रशासन ने जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण के 5 और अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में LDA के सहायक अभियंता संजय शुक्ला, अधीक्षक अभियंता आनंद मिश्र, इसी के साथ अधिशासी अभियंता शिवेंद्र शुक्ला, अवर अभियंता हेमंत कुमार और सुपरवाइजर बलदेव हरपाल जो है वो शामिल हैं। जांच में इन अधिकारियों की भूमिका और कथित लापरवाही जो है वो सामने आई है और ये कार्रवाई जो है वो की गई है इसी दायरे के अंदर। इससे पहले भी इस मामले में जो है 2 इंजीनियरों को निलंबित किया जा चुका है। अब कुल 7 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई हो चुकी है। वहीं विभाग ने 18 कर्मचारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की संस्तुति भी की है। फिलहाल सेवा में तैनात अधिकारियों पर जो है पहले कार्रवाई की जा रही थी, जबकि अन्य संदिग्ध कर्मचारियों की या अधिकारियों के खिलाफ जो है विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। तो आपको बता दें किस तरीके से जांच जो है अब वो सामने निकल के आ रही है। हादसे की वजह क्या क्या है, इनमें सामने चीजें निकल के आ रही हैं और इसी के चलते इमारत के निर्माण और संचालन से जुड़े कई नियमों का पालन नहीं किया गया था, ये बात भी सामने निकल कर आई है। हमारे साथ हमारी संवाददाता प्रिया राणा जो है वो जुड़ चुकी हैं, सीधे उनके पास चलते हैं, जानते हैं। देखिए प्रिया, पहले 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया, उसके बाद 5 और के ऊपर जो है यहाँ गाज गिरी है। कुल मिला के 7 अधिकारी जो है वो निलंबित हो गए हैं। बड़ी लापरवाही, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल कर के ये सामने आई है, जहां पर अग्निकांड में 5 और अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। LDA के AE संजय कुमार शुक्ला समेत 5 लोगों पर ये बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। क्योंकि अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए खुद घटनास्थल पर पहुंचे थे, जहां पर SIT टीम का गठन किया गया था और साफ तौर पर कहा था कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जहां पर टोटल अब तक देखिए 7 लोगों की यहाँ पर जो है सस्पेंड लेटर तैयार हो चुके हैं। साथ ही अगर हम बात करें
हेमंत कुमार सस्पेंड किए गए हैं। सुपरवाइजर बेलदार हरपाल सिंह भी निलंबित किया गया है, क्योंकि सबसे बड़ी अहम भूमिका रहती है सुपरवाइजर की, जो जमीनी स्तर पर रहकर चीजों को जांचता परखता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की खामियां मिली तो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर भी गाज गिरने की बात आगे की जा रही है, क्योंकि अग्निकांड वाली इमारत पर अब बुलडोजर की कार्रवाई भी देखने के लिए मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही बिल्डिंग का जो मालिक था वीरेंद्र शुक्ला, उसको भी ध्वस्तीकरण का नोटिस जो है जेल में जाकर थमा दिया। 22 जून की वो घटना जिसने देखिए सबको झकझोर के रख दिया, जहां पर 15 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी जलकर। जांच में साफ तौर पर लापरवाही और अनियमितताएं सामने आई है। पहले भी 2 इंजीनियर जो है सस्पेंड किए जा चुके हैं। अब तक कुल 7 अधिकारी कर्मचारियों पर ये बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। साथ ही 18 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की स्वीकृति भी दी गई है। सेवा में तैनात अधिकारियों पर पहले ही कार्रवाई हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि नोएडा में न जाने ऐसी कितनी इमारतें हैं, या लखनऊ की बात करें एनसीआर जैसे क्षेत्रों में, जहां पर अभी भी धड़ल्ले से जो है संचालित हो रहे हैं कोचिंग सेंटर, जहां पर फायर एनओसी नहीं है। बेसमेंट एंट्री और एग्जिट की बात करें तो मात्र एक गेट है, जहां पर बहुत नैरो देखिए रास्ते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को अभी भी जागने की जरूरत है। सिर्फ दिखावा कागजों में नहीं, जमीनी स्तर पर नजर आए, तभी इस तरीके की घटनाओं से जो है समृद्ध बचा जा सकता है। जी बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरीके से आप बात कर रही हैं कि 18 यहाँ पर अधिकारी और हैं जिनकी संस्तुति कर दी गई है, यानी कि और भी नाम जो है वो इसमें सामने आ सकते हैं और भी अधिकारी इसमें निलंबित हो सकते हैं। और क्योंकि बुलडोजर एक्शन का जिक्र हो रहा है तो देखिए चीज ये थी कि पहले भी कई मरतबा जो है ध्वस्तीकरण की बात हुई थी, लेकिन वो हो नहीं पाई थी। अब किस तरीके से ध्वस्तीकरण की ओर यहाँ पर एलडीए आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें इस बहुमंजिला इमारत की जहां पर कोचिंग संचालित हो रहा था, इससे पहले भी ध्वस्तीकरण का नोटिस वहां पर दिया गया था, लेकिन कोर्ट में जाकर मामले को दबा लिया, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रुकती हुई नजर आती है। लेकिन शायद पहले ये कार्रवाई हो गई होती तो आज वो 15 बच्चे जीवित होते। अब देखना होगा कि यहाँ पर प्राधिकरण किस तरीके से कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मालिक जो है वो जेल में अभी बंद है। वहां नोटिस थमाया गया है और नोटिस के बाद जितने भी समय सीमा रहेगी उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन सिर्फ लखनऊ ही नहीं, पूरे राज्य में अलग अलग जिलों में जो इस तरीके से कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं, या फिर हम बात करें स्कूल्स भी हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं प्राइमरी सेक्शन के, जूनियर सेक्शन के, और जहाँ पर छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे फ्लैटों के अंदर वो स्कूल संचालित हो रहे हैं। मात्र एक ही गेट वहां पर रहता है, चारों तरफ से पैक कर दिया जाता है। तो धरातल पर देखिए अगर हम बात करें तो सभी जगह चेकिंग अभियान जो है वो चलाने की जरूरत है, ना कि कागजों में, ताकि इस तरीके की घटनाओं से आगे भी बचा जा सके। जी बिल्कुल प्रिया, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस विषय पर नजर जो है आप इस पर बनाए रखें। तो किस तरीके से लखनऊ में जो है अब अग्निकांड जो हुआ उसके बाद बड़ा खुलासा जो है वो सामने निकल के आ रहा है, जहाँ पे किस तरीके से अब अधिकारियों के ऊपर जो है गाज गिरते हुए नजर आ रही है। और भी कई सारे नाम इसमें हो सकते हैं। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी जो है सरकार धीरे धीरे करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल जो है बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं न जाएं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है सिर्फ TV7 भारत पर।